दोस्तों, लॉकडाउन में जीवन का और विचारों का लॉकडाउन न किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ बात किया जाए। हिंदी साहित्य को पढ़ते पढ़ाते हुए मुझे एक बात हर समय खलती रही, खासकर आधुनिक समय के जो विद्यार्थी हैं, वो साहित्य के अन्य विधाओं को तो पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो उसे जानते समझते भी हैं, लेकिन साहित्य में ऐसे दो विषय हैं जिसे समझने में बहुत मुश्किल होती है, जिसे पढ़ने में बहुत रस नहीं आता है और बहुत उत्साह का संचार नहीं आता है। वो जो दो विषय हैं, एक तो काव्य शास्त्र हैं और दूसरा आप कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान है। तो इन दोनों को लगता है विद्यार्थियों को पढ़ते वक्त उतना उत्साह नहीं लग पाता है, लेकिन चूंकि यह सिलेबस में है इसलिए पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं आज भाषा को लेकर कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अगर बाज़ार में जाते हैं और किसी दुकानदार से कोई वस्तु लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसके एवज में हम उसे पैसा देते हैं। ऐसे ही जब दो मनुष्य आपस में बात करते हैं तो उन दोनों के मध्य विचार विनिमय का संचार होता है। और ये विचार विनिमय कई तरह से होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ भाषा मौखिक रूप ही भाषा को हम कह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो मौखिक रूप है भाषा का वो बहुत ही विकसित और प्रभावशाली माना जा सकता है, लेकिन आप उस समय की या उस युग की भी कल्पना करें कि जब मनुष्य के पास ढेर सारी भाषाओं की जानकारी नहीं थी, बहुत ढेर सारी भाषाएं नहीं जानता था। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि देश और दुनिया की जो गतिविधि है, जो कार्य है, वो वैसे ही संचालित होते थे। वो संकेत के माध्यम से अपनी बात कहता था, इशारों से कहता था, संकेतों से कहता था। तो भाषा के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भाषा का जो माध्यम है वो भावों का है। जब एक दूसरे व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनात्मक लगाव होता है तो भी भाषा दीवार नहीं खड़ा करती है। तो भाषा के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भाषा अगर हम नहीं जानते हैं तब भी वो अवरोध और विरोध उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर ब्रिटेन का आदमी भारत आए और वो नहीं जानता है कि खाने को हम भोजन कहते हैं, खाने को हम ऊँटा कहते हैं, खाने को हम जेवण कहते हैं, खाने को हम भोजन भी कहते हैं, ऐसे इतने नामों से परिचित नहीं है।
लेकिन जब वो इशारा करता है, अपने हाथ मुख के तरफ ले जाता है, तो हम ये जान जाते हैं कि उसे भूख की इच्छा है, उसे भूख लगी है, उसे कुछ भोजन चाहिए, और उसका काम चल जाता है। ऐसे ही जब हम भाषा का भावनात्मक रूप देखते हैं, इमोशनल रूप देखते हैं, तो ये देखते हैं एक छोटा जो बच्चा है, बॉर्न चाइल्ड है, उसे जब भूख लगती है तो वो अपने मुख से कुछ नहीं कहता है, लेकिन अपने भावों से, अपने हाव भाव से वो ये संकेत कर देता है कि उसे भूख लगी है, और माँ उसे दूध उपलब्ध करा देती है। तो हम भाषा को इस रूप में भी देख सकते हैं। और भाषा के बारे में ये भी कहा जाता है, तो सामान्य सी बात है कि हम इस लौकिक जगत में सबसे अलग इसलिए हैं कि हमारे पास एक भाषा जैसा सशक्त माध्यम है, और इस माध्यम के बल पे हम देश विदेश के किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं। ऐसी ताकत शायद अन्य प्राणियों के पास नहीं है, या है भी तो उसे हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है खग की भाषा खग ही जाने। तो या फिर अब तो आधुनिक युग में ये भी कहा गया है कि पशु पक्षी और जानवरों की ही भाषा नहीं होती है, मनुष्यों की भी भाषा नहीं होती है, वृक्षों और वनस्पतियों की भाषा होती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि उसका इजाद या उसकी खोज इस रूप में नहीं हो पाई है कि सामान्य आदमी भी या सामान्य जन भी उसको समझ सके। लेकिन ये है कि भाषा किसी न किसी माध्यम में इस लौकिक जगत में उपलब्ध है, और सबकी अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। तो ये कहा गया हमारे, मान लीजिए भारतीय जो वर्ण वांग्मय है, भारतीय जो ग्रंथ है पुराने, उसमें कहा गया कि शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म मतलब ये माना गया कि जो शब्द की ताकत है वो ब्रह्म की बात ही है। या ये कहा गया है कि इस दुनिया में जितने भी तरह के अंधकार हैं, उस अंधकार को मिटाने की जो ताकत है, वो ताकत शब्द के पास ही है। शब्द से हम सब अंधकार को मिटा सकते हैं, ज्ञान से हम सब अंधकार को मिटा सकते हैं। तो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, आप कह सकते हैं आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये दौर तो कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त दौर है, जिसमें देश विदेश की बंदिशें टूट रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं, भाषा का और विरोध टूट रहा है, और ये माना जाता है कि लगभग विश्व में 4000 के करीब भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो किसी न किसी रूप में बोली जाती हैं, समझी जाती है या व्यवहार में लाई जाती है। और चूंकि भाषा को हम कहते हैं कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। सामाजिक संपत्ति मतलब ये है कि इस पे सबका अधिकार है, जो जैसा चाहे इसको सीख सकता है, जान सकता है, जो जितना कोशिश करता है, परिश्रम करता है, वो उतनी ज़्यादा भाषाओं को जानता है, समझता है, सीखता है। तो ये सामाजिक संपत्ति है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। एक दूसरे लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो खैर, आज हम कह सकते हैं ज्ञान और विज्ञान के सबसे आधुनिक समय में जी रहे हैं, और
इस समय आप कह सकते हैं कि जो भाषा की महत्ता है वो महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई और हम उस ज्ञात और अज्ञात भाषा के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि भाषा कभी मरती नहीं है, ये तो हम जानते हैं, भाषा कभी मरती नहीं। अगर एक व्यक्ति भी एक भाषा को बोलता है, जानता है, समझता है, तो दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, सिखा देता है। भाषा कभी मरती नहीं अगर बोलने वाला व्यक्ति जिंदा है, उसको हस्तांतरित करता है, उसको दूसरे को देता है, दूसरे को सिखाता है। तो आज का जो दौर है, आप कह सकते हैं कि आज बंदिशें भी नहीं भाषा की। अगर आप जापानी नहीं जानते हैं लेकिन आप की इच्छा है कि हम किसी जापानी व्यक्ति से अपनी भाषा में बात करें, तो आप सहज रूप में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके वो सवालों को सुनेगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इस दौर में पहुंच चुके हैं कि भाषा की बंदिशें खत्म हो रही, भाषा की दीवारें टूट रही। तो ये हम देखते हैं कि भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले भी कई सारे ऐसे स्कूल बने और उन स्कूलों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की गई कि जैसे इस पृथ्वी पे कहीं भी कोई मनुष्य रहता है तो मनुष्य के आचार विचार छोड़ दिया जाए, मान ली वो प्राकृतिक परिवर्तन के कारण हो सकता है, प्राकृतिक स्वरूप के कारण हो सकता है, तो मनुष्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके वाह व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं है, काला गोला छोटा बड़ा या लंबा, उसके कोई वाह स्वरूप में परिवर्तन नहीं है। वैसे ही हम भाषाओं के संदर्भ में भी कर सकते हैं, या भाषाविदों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने ये माना कि विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का संबंध एक दूसरे भाषाओं से है, एक दूसरे भाषाओं का एक दूसरे भाषाओं पर प्रभाव है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम भाषाओं को लेकर अपने मन में जितनी आशंकाएं रखते हैं और बहुत विरोध रखते हैं कि ये भाषा है बहुत कठिन है, ये भाषा बहुत सरल है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम भाषा को नहीं सीखते हैं या सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो बहुत कठिन हो जाता है। जैसे बचपन में हम लोग के लिए अंग्रेजी पढ़ना और प्रेत से सामना करना एक जैसा था, लेकिन आज के दौर में देखते हैं कि अंग्रेजी एक अदना आदमी बोल लेता है, एक रिक्शा चालक भी बोल लेता है, एक सब्जी बेचने वाला भी बोल लेता है, मतलब इतना तो बोल लेता है कि उसका कार्य चल जाए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये जो अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, वो इतना व्यापक है, इतना विश्वव्यापी है कि अब एक छोटे मनुष्य को भी ये लगता है कि अगर हम नहीं जानते तो हमारा कार्य नहीं चल पाएगा। तरक्की की बात अलग है, पहला तो ये कि उसको लगता है कि हमारा कार्य नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि भाषा सिर्फ बौद्धिक लोग सीखते हैं या बौद्धिक लोगों की उस पे आधिपत्य, ऐसा नहीं। भाषा के माध्यम से हम जीवन यापन का भी तरीका ईजाद करते हैं, जीवन यापन का तरीका भी खोजते हैं। जैसे कि अपने देश के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि ये कहा जाता है कि अपने देश में भी लगभग मान लीजिए कहा जाता है कि 1500 के लगभग भाषा बोली जाती हैं विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में।
उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि जो हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी मतलब ये किसी एक की नहीं है, हमारी मतलब सबकी, जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा समझ ली जाती है, बोल ली जाती है, उतनी समझ और बोल ली जाती है कि उसको ये लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन का संबंध है उससे ये बाधित नहीं होता है। तो इसके संबंध में कहा जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोग इतना समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि उनका कार्य चल जाए। ऐसे ही आप अंग्रेजी के बारे में कह सकते हैं कि इसका विश्वव्यापी इतना प्रभाव है कि हर व्यक्ति इस भाषा को उतना जानना और समझना जरूर चाहता है जिससे उसको लगता है कि भाषा को लेकर कोई हमारे सामने संकट खड़ा ना हो, इसलिए वो गलत सही बोलने की कोशिश करता है। तो ये आप कह सकते हैं कि भाषाओं का प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव, कि समाज के लोगों द्वारा लगता है कि इस भाषा को सीखने से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उस भाषा को सीखते हैं। आज के दौर में भाषा सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, भावनात्मक मैटर नहीं है कि हम तमिल, हमारी भाषा तमिल है तो हम तमिल सीखेंगे, हमारी भाषा कन्नड़ है तो हम कन्नड़ सीखेंगे, हमारी भाषा भोजपुरी है तो भोजपुरी सीखेंगे, हमको इसे बहुत प्राउड करेंगे। ये इमोशन में कोई मैटर नहीं। भाषा आज के समय में आपके जीवन में आपके व्यक्तिगत विकास से भी जुड़ गया है। व्यक्तिगत विकास मतलब आपको जिस भाषा में लगता है कि हमारे रोजगार की संभावना इस भाषा में ज़्यादा है, आप उस भाषा को सीखते हैं। ये अलग बात है कि आप भावनापूर्वक से कहें कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो हमारी मातृभाषा में। ये कैसे संभव है? अब भोजपुरी के लोग हैं, वो उनके पास ना लिपि है, तो अपनी भाषा को किस रूप में बचाएं? ठीक, ऐसे ही अन्य भाषी लोग हैं, वो बात तो घर में करते हैं कि मातृभाषा में हमारी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो अपनी पढ़ाई मातृभाषा में करे, वो अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में करे। मतलब यहाँ मेरा विरोध करने का मतलब नहीं, लेकिन ये हकीकत कि जिनके पास अगर विकल्प नहीं है तो अपनी भावनात्मक परिस्थिति को इस रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन हकीकत कुछ और। आप लाख बार अपने बच्चों को सिखाएं, बताएं कि आप इस भाषा में पढ़ें, इस भाषा में लिखें, इस भाषा में जानें, लेकिन वो अपनी भाषा, अपनी फ्यूचर देखता है, अपने भविष्य देखता है। उसको ये लगता है कि अंग्रेजी पढ़ने से ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी है भविष्य को लेकर, हिंदी पढ़ने से ज़्यादा सिक्योरिटी है हमारे भविष्य को, तो भाषा को जानता है, समझता है। एक भाषा सीख के आपकी एक क्षेत्रीय पहचान बन सकती है, आप एक क्षेत्र सीमित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पहचान राष्ट्रीय बनानी है, आपकी पहचान वैश्विक बनानी है, तो आपको भाषा में उतनी तरक्की करनी है। ये अलग बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में लिख के भी लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए। तुलसीदास अवधी में लिख के प्रसिद्ध हो गए, रविन्द्रनाथ बंगला में लिख के प्रसिद्ध हो गए, शंकर घोष असमिया में लिख के प्रसिद्ध हो गए। मतलब क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रभाव था, है भी, लेकिन अब उसके लिए उस तरह के साहित्य रचा जाए जिससे लगे लोगों की इसमें मानवीय भाव बहुत समाहित है, तो लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं कि उस भाषा में पढ़ते हैं। तुलसीदास अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं होते, तुलसीदास कन्नड़ में ट्रांसलेट नहीं होते, कबीर और कालिदास अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं हुए होते, और भाषा में ट्रांसलेट नहीं हुए होते, तो उनकी वैश्विक पहचान नहीं होती। तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी अलग महत्व है, लेकिन इसको बहुत इमोशन से नहीं जोड़ना चाहिए।
कि यही हमारी भाषा है, यही हम पढ़ेंगे, यही हमारी संस्कृति है, तब तो एक तो मनुष्य की जो स्थिति हो जाएगी वो कूपमंडूक की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा आज बहुत तेजी से बढ़ रही है, भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, और छोटी भाषा या बड़ी भाषा उसको बचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषाओं को लेकर मन में कोई आशंका नहीं होना चाहिए, अवरोध नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए कि ये हमारी है, ये आपकी है, ये उनकी है, ये इसकी है। अगर ऐसा होता तो आज जो विश्व की एक वैश्विक ग्राम की परिकल्पना विकसित हो रही है वो नहीं होती। तो मेरा एक निवेदन है कि भाषा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाए, जाना जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। इस क्लिप का जो समय है वो निर्धारित है, इससे ज़्यादा बातें नहीं हो पाएगी, तो मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।